वेलकम बैक दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरा इस यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे AML के बारे में, यानी एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया के बारे में। तो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया बाकी ल्यूकीमिया से डिफरेंशिएट के अलग कैसे हैं, इसके रिस्क पहले देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। तो इसका ये जो AML होता है ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड किससे होता है, ड्रग्स, यानी जो कौन से ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। और इसमें ओवर एसोसिएटेड होता है वायरस से। इसमें ट्रांसलोकेशन होता है 821 में, 1517 में, और इन्वर्जन होता है क्रोमोसोम्स नंबर 16, और इसको कभी कभी ट्रांसलोकेशन 16/16 भी होता है। अब आता है कि कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा मिलता है, 15 to 60 ईयर इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसमें कौन सी सेल मिलती है, माइलोब्लास्ट सेल मिलती है, प्रीकर्सर होती है जो। और जो माइलोब्लास्ट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। जो AML होता है उसको हमने उसको दो तरीके से, दो क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं हम। क्या, एक तो फैब क्लासिफिकेशन और एक WHO क्लासिफिकेशन। करंटली हम WHO क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं, लेकिन फैब क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझने के लिए हम तो इसलिए थोड़ा फैब क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो फैब की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रेंच अमेरिकन ब्रीथिस क्लासिफिकेशन। तो जो फैब क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है, बेस ऑन अपीयरेंस ऑफ कैंसर सेल, यानी किस शेप की कैंसर सेल है उसके बेस पे। तो इसके सब टाइप होते हैं M0 से लेकर M7 तक, जैसे M0, M2, M3, M4, M5, M6, M7। तो अगर मान लो, देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है। जैसे याद करने का इनका तरीका है, जैसे अगर जो कैंसर सेल है अगर वो मोनोसाइट की जैसे दिख रही है तो एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, अगर वो RBC के जैसे दिख रही है तो एक्यूट इरिथ्रोल्यूकीमिया, अगर वो प्लेटलेट के जैसे दिख रही है तो एक्यूट मेगाकार्योसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, हम एबल नहीं है डिफ्रेंशिएट करने में, तो उसमें M0 होता है मिनिमली डिफ्रेंशिएट AML, M1 होता है AML विदाउट मैचुरेशन, M2 होता है AML विद मैचुरेशन। और अगर वो प्रोमाइलोसिटिक के जैसे दिख रही है तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, और वो माइलो मोनोसिटिक के जैसे दिख रही है तो एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया M0 से M7 तक, ये इसका सब टाइप हो गया फैब क्लासिफिकेशन के। तो कुछ स्पेशल स्टेन हैं जिनसे हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे M1 से लेकर M4 तक हम एक डाई स्टेन होता है माइलो पेरोक्सिडेज, इससे स्टेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ल्यूकीमिया को, AML ल्यूकीमिया के सब टाइप को। M5 को हम कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस से, M6 को कर सकते हैं पास पॉजिटिव होता है, M7 में क्या होता है, मार्कर होते हैं CD41 और CD61, ये पॉजिटिव आते हैं। और आप देखते हैं कुछ एसोसिएशन विद क्रोमोसोम्स, यानी कि कुछ स्पेशल सब टाइप के होते हैं जो क्रोमोसोम, जो सब टाइप ऑफ AML, उनका क्रोमोसोम्स के साथ क्या क्या एसोसिएशन होता है। सबसे पहले देखते हैं हम AML M2। तो AML M2 में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है 8 और 21 का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लोकलाइज मास ऑफ कैंसर सेल होता है। AML M2 में लोकलाइज मास ऑफ कैंसर सेल दिखता है। और अगर हम उसको डाइल्यूट एसिड से वॉश आउट करते हैं तो उसमें क्या दिखता है, हमको ग्रीन कलर दिखता है। तो इसलिए हम इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, क्लोरोमा। ओमा मीन मास ऑफ लोकलाइज सेल, लोकलाइज कैंसर सेल, और क्लोमेस ग्रीन, इसलिए यूज़ करते हैं क्लोरोमा। और अब देखते हैं AML M3, इसमें ट्रांसलोकेशन होता है 15 और 17 का, और इसमें मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट मिलते हैं, और रोड्स। ठीक है, तो हम बात देखते हैं पहले जो तो जो क्रोमोसोम्स नंबर 15 होता है उस पर एक जीन होता है PML जीन, यानी कि प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया जीन। और जो 17 होता है उस पर एक जीन होता है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जीन। तो जब इनका आपस में ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो एक फ्यूजन जीन बनता है, क्या नाम होता है उसका, PML RAR जीन, फ्यूजन जीन बनता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो विटामिन A होता है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और विटामिन A हेल्प करता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल में, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल भी डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इमेच्योर सेल का नंबर बढ़ जाएगा या कैंसर सेल का नंबर बढ़ जाएगा। जब कैंसर सेल का नंबर बढ़ जाता है तो वो एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है, वो होती है म्यूसिन।
जो डेंजरस होता है। और मान लो अगर म्यूसिन लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाए सेल से, तो क्या होता है, वो क्या कोज करता है, वो करता है एंडोथेलियल सेल डैमेज। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डीआईसी होता है। डीआईसी क्या होता है, इसकी डीआईसी में पोर प्रोग्नोसिस हो सकती होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये क्या करते हैं, डीआईसी अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डेथ कोज कर देता है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हम कुछ नहीं करना हमको, हम इसको इसमें इसके ट्रीटमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। इसमें जो हम विटामिन ए की एक्टिविटी कम हो रखी थी, तो हम बाहर से विटामिन ए दे देते हैं। और किस फॉर्म में देते हैं, ओल्ड ट्रांस रेटिनोइक एसिड, उसको बोलते हैं एट्रा थेरेपी। वो क्या करता है, इंड्यूस उसकी फिर क्या हो जाता है, जब थेरेपी देते हैं तो इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ सेल होता है और यूजफुल इन AML-M3। ओके। और कुछ स्पेशल केसेस में हम आर्सेनिक डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है। अब आते हैं AML-M7 में, सब टाइप 7 में। तो मोस्ट सीन किस में अंदर, सबसे ज़्यादा किसके अंदर दिखता है, डाउन सिंड्रोम पेशेंट के अंदर ज़्यादा दिखता है। और इसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल सिक्रिएट PDGF यानी कि प्लेटलेट ड्राइड ग्रोथ फैक्टर, जो क्या करती है, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस इन बोन मैरो नोन एज माइलोफाइब्रोसिस। ठीक है। अब कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा AML दिखता है, बच्चों में इन्फेंट में कौन सा दिखता है, चिल्ड्रन में कौन सा दिखता है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में दिखता है M2, इन्फेंट में दिखता है M5, चिल्ड्रन में दिखता है M7। तो इनको याद कैसे करें, इन्फेंट में कौन सा दिखता है, चिल्ड्रन में तो कौन सा दिखता है। तो इन्फेंट हमको पता है छोटे होते हैं चिल्ड्रन से, तो स्मॉल किडीज़, और स्मॉल में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, 5, और किडीज़ में कितने आते हैं, 7। तो दोस्तों हमने ये 5 क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे WHO क्लासिफिकेशन और इसका बचा हुआ पार्ट। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।